शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और ये जो हमारी आज की क्लास है ये MSW के स्टूडेंट के आधार पर बनाई गई क्लास है। और यहाँ आप सब UGC नेट और MP सेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह सिलेबस है आपके यहाँ पे सामने। और मैंने यूनिट नंबर 1 पर अगर आप लोगों से बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत मैंने समाज कार्य के बारे में बता चुका हूँ, ऐतिहासिक विकास, सामाजिक सुधार और व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में, और थ्योरीज़ के बारे में चर्चा हो चुकी है। विविध समाज कार्य में अगर हम बात करें तो अभ्यास के दौरान परिवार और बाल युवा कल्याण, इनके बारे में भी जिक्र हो चुका है। केवल आपके पास 2 पॉइंट बचते हैं। आज मैं यहाँ पर जो जिक्र करने वाला हूँ समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के लिए जो मूल्य परक मान्यताएँ हैं, सक्षमताएँ हैं, आचार संहिता है, इन पर जिक्र करूँगा। और जो शाम की क्लास चलेगी आप लोगों की 6:30 PM पर, वह आपकी चलेगी समाज कार्य के अभ्यास पर, यानी उसके बदलते प्रसंग पर। तो इन 2 पॉइंट में जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार बता रहा हूँ बहुत कम पूछे जाते हैं, यानी आप मान के चलिए कि 10% यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं फैक्ट से। और जो भी प्रश्न अगर यहाँ से बनाए जाएंगे तो 90% मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनाए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और जिन बच्चे अगर मान लो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे, मैं उनको जो है लिंक भेज दूंगा, वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। हालांकि मैंने पूरी जो है उसका यूनिट नंबर 1 का ये पूरा कंटेंट आपको भेज दिया हूँ क्रम के रूप में, और उसकी जो है वीडियोस भी मैंने जो है आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो पहले मैंने, हालांकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने जब बात किया था, जिक्र किया था सोशल वर्क में जो है NASW क्या है। अक्टूबर 1955 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बारे में मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों से जिक्र किया हूँ। इसी के संबंध में आप लोगों से पूछा जाएगा कि नीति विषयक संहिता के 6 उद्देश्य उसके बताइए, वो कौन कौन से 6 उद्देश्य हैं। अब ध्यान रखिएगा कि UGC नेट और MP सेट में अगर आपसे प्रश्न पूछा, और ये 6 उद्देश्य है ही, इन 6 उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि आप नोट भी करते चलेंगे तो आप सबके लिए जो है आसानी भी रहेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, सन 1999 की बात है, जिस समय नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क ने प्रतिनिधि सभा में नीति विषयक संहिता को स्वीकार किया था। तो ये एक फैक्ट के रूप में आपको मिला कि नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क नीति विषयक संहिता को कब स्वीकार किया है, एक्सेप्ट कब किया है। तो वह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, सन 1999 में। एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, ये फैक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये जो NASW है ये विभिन्न परिवेश में कार्य करने वाले जो समाज कार्य व्यावसायिक लोग होते हैं उनके हेतु मानदंड जो बनाए जाते हैं। मानदंड का मतलब आपको पता होना चाहिए, रूल रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ, रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ, परंपराएं इत्यादि की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनको प्रकाशित करता था, क्या करता था, इनको, उनके मानदंडों को प्रकाशित करता था। और ये कौन करता था, तो प्रकाशित करता था NASW करता था। तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है। तो ये केस, ये ध्यान रखेंगे, सेवार्थी के साथ अव्यवस्था, किशोरावस्था, बच्चों का कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, समाज कार्य के मूल्य और नीति संहिता पर आधारित ये प्रक्रिया जो है संचालित रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे पेपर में सवाल पूछे कि भाई बताइए आचार संहिता कब आई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार संहिता कब आया, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हालांकि 1847 में आया था। आचार संहिता कब आई थी, 1847 में आया था, 1847 में आया था। एक नाम और याद रखिएगा, AMA के बारे में थोड़ा सा। ये क्या है, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। क्या है ये, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए कि ये बनाया किसने। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बनाया किसने आचार संहिता, तो उस विद्वान या उस चिकित्सक दार्शनिक का नाम आप नोट कर लीजिए, ताकि आपके अगर पेपर में पूछा जाए तो वो भी आप बता दें। थॉमस
पार्सिवल, थॉमस पार्सिवल। तो ये कुछ मैंने फैक्ट आपको शुरुआत में बता दिए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सन 99 में क्या हुआ, प्रतिनिधि सभा में नीति विषयक संहिता को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, अनुमोदित किया गया था, जिसको हम बोलते हैं स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। फिर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए 1847 में क्या हुआ, तो युवा, जैसे AMA मैंने बताया ना अभी आपको कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा अपनाया गया था ये, और चिकित्सक दार्शनिक रहे थॉमस पार्सिवल, इन्हीं के काम पर महत्वपूर्ण रूप से आकर्षित किया गया और जिनकी 1803 में चिकित्सा नैतिकता संहिता में अस्पताल और धर्मार्थ के सापेक्ष आचरण के मानक को निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अंतर्गत 6 कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, एक बार जरा मुझे बताएं। जी सर। चलिए, अब मेरी बातों को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत 6 ऐसे उद्देश्य बनाए गए थे जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। एक उद्देश्य तो याद रखेंगे आप सभी लोग, वह है मूल गुणों को सत्यापित करना। ये फैक्ट के रूप में भी आप सोच सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड के आधार पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनके आधार पर भी आप सोच सकते हैं। ये पहला उद्देश्य था। आपको बता दूं कि जो है नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क कहता है कि नीति विषयक संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो मूल गुणों को सत्यापित करता है। मूल का मतलब बुनियादी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको सत्यापन करने की बात करता है, और इन्हीं मूल गुणों पर समाज कार्य का जो लक्ष्य है उसको आधारित है, या आप कह लीजिए कि ये आधारित होता है उसी पर। ठीक है, इन बात को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। और दूसरी आप यहाँ पर पॉइंट याद करेंगे, नोट करेंगे कि जो नैतिक सिद्धांत है उन नैतिक सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये दूसरा उद्देश्य बन जाता है, आप सब नोट कर लीजिएगा। नैतिक सिद्धांतों को क्या करना, संक्षिप्त करना। और संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षेप होता है, किसी चीज़ को छोटे में कर देना। और जो है संक्षिप्त रूप से क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी प्रस्तुत करना है। ये आपका दूसरा उद्देश्य बन जाएगा। आपको मैं बता दूं, नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क की नीति संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में इसे जाना जाता है, और नैतिक सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करता भी है ये, और कहता है कि नैतिक सिद्धांत व्यवसाय के मूल गुणों पर प्रतिवेदन है, या मूल गुणों पर ही प्रतिवेदित करती है। तो नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग समाज कार्य के दिशा में निर्देशन में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो नैतिक सिद्धांत है वो किस रूप में भूमिका निभा रही है, डायरेक्शन के रूप में, काउंसलिंग के रूप में। जब इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो नैतिक सिद्धांत जो बनते हैं यहाँ पे आचार संहिता के, वो संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत होते हैं। हालांकि आचार संहिता अगर हम बात करें तो ये अमेरिका में सबसे पहले भूमिका दिखाता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आचार संहिता में जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा अमेरिका का नाम। ठीक है, और आचार संहिता जो है वो कभी किसी के साथ भेदभाव या किसी व्यक्ति का शोषण इत्यादि जैसी प्रक्रियाओं को निगलेक्ट करता है या उसको लागू नहीं करता है। इन चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं सोशल वर्क में वो पूछे जा चुके हैं, जो मैं आप लोगों से यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। और जब मैं आपको प्रश्नों को व्याख्या सहित आप सॉल्व करवाऊँगा तो इन पॉइंटों को भी वहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या दो ऐसे एसोसिएशन हैं जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आचार संहिता किसके द्वारा बनाया जाता है, तो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। और जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ, इसकी इस्टेब्लिश की बात करा जाए या इसको आचार संहिता में भूमिका लेने की बात की जाए तो सन 1960 लगाइएगा, 1960। और जब आप लोगों से बात आएगी अमेरिकन एसोसिएशन को लेकर ऑफ सोशल वर्कर्स की, इसकी भूमिका आचार संहिता में कब आई, तो आप ध्यान रखिएगा 1920 में। हालांकि मैंने नाम अभी आप लोगों से जिक्र किया है, सन 1847 में बहुत पहले की बात आती है, तो वहाँ पर जिक्र हमें AMA की भूमिका इनके द्वारा अपनाया गया था। जो दार्शनिक थे थॉमस पार्सिवल, वो भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर,
ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं? एक बार आप सभी लोग जरा स्पष्टीकरण करें। बताइए, ज़्यादा तेज तो जी नहीं सर, है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ, अगर तेज भी होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में, तो यहाँ जो थर्ड है वो कार्यकर्ताओं की ज़रूरतों को, ठीक है, समझना, ये आपका तीसरा पॉइंट बनेगा। 6 उद्देश्य हैं, 6 उद्देश्यों में से ये तीसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1955 में हुई थी, इसमें कहा कि नीति विषयक संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये, और सामाजिक कार्यकर्ता की जो ज़रूरतों हैं उन ज़रूरतों को समझना है, और नैतिक संहिता का निर्धारण इस प्रकार किया जाना है कि यदि कर्तव्य के निर्वहन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए तो नैतिक संहिता उसका समाधान करेगा। तो कार्यकर्ता की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यदि कर्तव्यों के निर्वहन के समय में अंतरण और प्रति अंतरण जैसी प्रक्रियाएं आ जाएं तो उसको विरोधाभास कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में कार्यकर्ता की ज़रूरतों को हमें समझना पड़ता है। तो ये आपका तीसरा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और चौथा पॉइंट हमारे सामने ये रहेगा कि नैतिक मानदंड को प्रस्तुत करना है। नैतिक मानदंड को क्या करना है? प्रस्तुत करना है। इसकी पीडीएफ आपको अभी मिलेगी, ये सारा चीज़ लिखा हुआ इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। बशर्ते आप यहाँ पे केवल समझे रहिए कि किन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोट करेंगे तो नोट करने से लिखने समय वो चीज़ें क्या होती याद होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नैतिक मानदंडों पर, तो मानदंड का मतलब आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है, पता है। तो जिससे साधारण लोग भी समाज कार्यों के व्यवसाय के उत्तरदायित्व का भार वहन करने में सक्षम हो सके और उस पर नियंत्रण भी रख सके, ऐसी प्रक्रिया में नैतिक मानदंड को हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, मानदंड की परिभाषित करें तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? अपने शब्दों में जरा मुझे एक बार स्पष्टीकरण करें सभी बच्चे, कैसे करेंगे भाई? नहीं पता, फिर मैं बताऊं। एक निश्चित निश्चित प्रारूप और एक निश्चित रूपरेखा, अच्छा, जिससे किसी चीज को का दोहन किया जा सके कि किसी चीज को ना करने से या करने से उसके प्रति क्या दंड या फिर क्या अभिप्राय होगा। ओके ओके। आप यहाँ एक चीज़ सर ध्यान रखें, सिंपल सी बात है। जो मानदंड शब्द है ये बड़ा ही फेमस शब्द है सोशल वर्क में। तो चाहे वो समूह हो, चाहे वो व्यक्ति हो या समुदाय हो, यानी मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि प्राथमिक प्रणाली, अब ये जो प्राथमिक प्रणाली है, इनके द्वारा स्वीकार व्यवहार के साझा को एक मानक के रूप में देखते हैं। तो जब हम मानक के रूप में इसे समझते हैं या उसको देखते हैं तो सामाजिक मानदंड दोनों अनौपचारिक समझे भी जा सकते हैं और औपचारिक के रूप में भी समझे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो एक समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करे, बात को समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझिए, एक समाज के सदस्य के या सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, साथ ही नियमों और कानूनों में संहिताबद्ध हो सके। जब संहिताबद्ध की बात कर, हाँ, एक निश्चित प्रोटोकॉल, अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं आप लोग, एक निश्चित प्रोटोकॉल को जब संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया आती है वही मानदंड कहलाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए कोई नियम बनाना चाहिए, कोई एक रूल होना चाहिए। बिना रूल और बिना नियम के थोड़ी ना कोई काम होता है। तो आप ध्यान रखें, जब समाज की बात हो या समूह की बात हो और उनके बीच जब बीच एक कोई समझने वाली प्रक्रिया या कोई साझा करने वाली प्रक्रिया होती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी मानदंड। किसके बीच? समाज के और समूह कह लीजिए या केस कह लीजिए या आप कम्युनिटी कह लीजिए, इन दोनों के बीच। और एक पॉइंट से आप समझिए,
मानदंड क्या हो सकते हैं? जब व्यवहार और आकार निर्णय लेने से संबंधित हो, जब व्यवहार की बात हो और उसके आकार की बात हो, मतलब व्यवहार किस टाइप का है, मतलब व्यवहार में देखो कई टाइप बनते हैं, जैसे बिहेवियर आपका माइल्ड लेवल का बिहेवियर है, या आपसे मैं कहूँ कि मॉडरेट लेवल का बिहेवियर है, या सीवियर लेवल का बिहेवियर है, या प्रोफाउंड लेवल का बिहेवियर है। ये स्तर होते हैं बेसिकली बिहेवियर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर भी हमें उस व्यवहार और आकार को निर्णय से संबंधित होना चाहिए। ये भी आपका रूल लागू करता है मानदंड। आपको बता दूं, समाज में लोगों के एक समूह द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकार जीवन जीने का जो तरीका होता है वो नैतिक मानदंड को ही प्रस्तुत करता है, वो नैतिक मानदंड को ही प्रस्तुत करता है। इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पॉइंट नंबर 4 को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अभी तक मैंने पॉइंट जो है 4 तक जिक्र किया। पहला मैंने कहा कि मूल गुणों से सत्यापित हो। मैंने दूसरा आपसे कहा कि नैतिक सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में कह दीजिए। तीसरा मैंने कहा कि कार्यकर्ता की ज़रूरतों को समझ लीजिए। और चौथा मैंने आपको बताया कि नैतिक मानदंडों को प्रस्तुत कर लीजिए। 5वें नंबर पर बात हम लोग करेंगे अब, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्यवसायिक। आप नोट करेंगे, व्यवसायिक को जागरूक करना, या आप ये कह लीजिए कि व्यवसायियों को जागरूक करना, आप ये भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे आपके पेपर में ऐसे शब्द अगर मिलें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो व्यवसायियों को जागरूक करना अगर मैं कहूँ तो ये भी आपका सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की बात करता हूँ, जो अक्टूबर 1955 में जिसकी स्थापना हुई, इनके द्वारा कहा गया कि नीति विषयक संहिता का एक उद्देश्य है ये, और नए जो व्यवसायी हों उनको समाज कार्य के संदर्भ में, संदर्भ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, परिपेक्ष, है ना, या उपागम भी आप बोल सकते हैं। तो उसके समाज कार्य के संदर्भ में जागरूक करना है, समाज कार्य के उपागम में जागरूक करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में जागरूक करना है, ताकि नए जो व्यवसायी हैं वो समाज कार्य के लक्ष्य, महत्व और उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। और इसके लिए उन्हें नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क जागरूक करता है। कौन जागरूक करता है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क जागरूक करता है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आचार संहिता बनाई किसके द्वारा जाती है, तो ध्यान रखिएगा व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में परिपेक्ष रूप से अगर बात करें तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, आपसे कहता है कि मानदंडों के बारे में, यानी अंतिम है ये आप सबके लिए, ध्यान रखेंगे मानदंडों के बारे में, ठीक है, बारे में अस्पष्ट बतलाना। समझ रहे हैं आप लोग? अस्पष्ट बतलाने के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो क्या है? मानदंडों के बारे में अस्पष्ट बतलाना। देखिए एक्चुअली क्या है, आज का जो क्लास का समय था, मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लास होती है वो 3 टाइम पे बताई गई है। तो आप लोगों को केवल 2 ही टाइम मालूम है, एक 6:30 मालूम है शाम को, और एक 8:30 मालूम है शाम को। एक क्लास और होती है जो 1 PM होती है। बेसिकली ये जो क्लास है 1 PM वाली, आज इसी को जो है 1:45 कर दिया गया है, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन ऑफ होती है क्लासेस। कल क्लासेस नहीं थी, इस वजह से मैंने आज क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। और ये जो टॉपिक 140 पर चलता है, 145 पे आज जो चल रहा है, जो 1 PM पे चलता है क्लासेस, वो क्लासेस MP सेट और UGC नेट के सोशल वर्क के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि बेसिक जानकारी यहीं पर, डिटेल जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो डिटेल से पढ़ने के लिए ये भी क्लासेस आप सभी लोग ज्वाइन किया करें। मैं इसका भी लिंक आप लोगों को जो है शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है कि मानदंडों के बारे में जब स्पष्ट कोई बतलाना हो, ऐसी प्रक्रिया हो, तो इसका बारे में क्या बताता है? ये बताएंगे आप लोग क्या होता है? चलिए सर सुनिए। देखिए, समाज कार्य व्यवसायी स्वयं इसका मूल्यांकन कर सके। जो व्यवसायिक संगठन होता है उसका जो है स्वयं मूल्यांकन कर सके, और जब ये प्रक्रिया स्वयं मूल्यांकित होती है और उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, तो सामाजिक कार्यकर्ता अनैतिक कार्यों से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है ये पता चल जाता है हमें,
है ना। अब अनैतिक कार्य मैंने बताया भी आप लोगों को, अंतरण प्रत्यंतरण शब्द, वो उन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी बातें आप लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या भूमिका इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मानदंडों का प्रथम उद्देश्य मानव कल्याण कार्य को आगे बढ़ाना है और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करनी है, और व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, सामाजिक समर्थन पर ध्यान देना है, जीवन यापन से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना है और उन्हें सुलझाना है। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये कहीं न कहीं आचार संहिता की नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क की नीति के अंतर्गत विषयिक संहिता के रूप में रखा गया था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर देखेंगे नैतिक सिद्धांत। अब ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, ये कुछ नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नैतिक कार्य को रूप में जब सामाजिक कार्यकर्ता अपनी कोई भूमिका निभाता है तो उसके अंतर्गत कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, है ना, कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं। तो ये नैतिक सिद्धांत वो हैं जो सिद्धांत और मानदंड अच्छे चरित्र के व्यक्तियों द्वारा ही लागू करने चाहिए, है ना। तो सिद्धांत और मानदंड अच्छे चरित्र और व्यक्तियों के द्वारा जब लागू होने की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर हमें कुछ ये सिद्धांत मिलते हैं। जैसे एक सिद्धांत है नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत सेवा का गुण, सामाजिक न्याय, मान प्रतिष्ठा, मानवीय संबंध, ईमानदारी, सच्चाई और योग्यता पर आधारित होती है। इसलिए कहा जाता है कि यह सिद्धांत एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है जो नैतिक का सिद्धांत है, जो नैतिक का सिद्धांत है। तो ये क्या प्रस्तुत करता है? एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर अगर हम 2 की बात करें तो सेवा का गुण नैतिक का सिद्धांत है। इसका मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता का प्राथमिक लक्ष्य ये होता है, पहला लक्ष्य ये होता है कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, और सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के सेवा का कार्य करना, और वह अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग लोगों को सहयोग और समस्या को संबोधित करने में करता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी लाभ के स्वयं सेवकों को मोटिवेट करे या प्रोत्साहित करे, ऐसी कंडीशन पर हम इसे कहते हैं कि ये सेवा का गुण है जो नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। किसमें शामिल है? आचार्य संहिता में। वहीं अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 पॉइंट पर कि गुण सामाजिक न्याय और नैतिक सिद्धांत को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता असुरक्षित तथा दबे कुचले लोगों के पक्ष में सामाजिक परिवर्तन में ला रहा प्रक्रिया करता है या ला रही गतिविधियों पर बल देता है। आप समझ गए होंगे कि सोशल वर्कर का काम क्या होता है कि जो असुरक्षित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये इसलिए है कि कोई गुण सामाजिक न्याय नैतिक सिद्धांत है ये, है ना। और सामाजिक कार्यकर्ता का जो ध्यान होता है वो किस पर होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसका ध्यान अगर हम बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव और सामाजिक अन्याय जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, जो इसी पर केंद्रित होता है। इसी पर क्या होता है? केंद्रित होता है। तो गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, सामाजिक अन्याय को दूर करने की बात करता है ये, है ना। इसलिए तब वहाँ पर क्या प्रक्रिया बनती है? सामाजिक न्याय की बनती है। तो सोशल वर्कर आवश्यक जानकारी, समानता का अवसर और निर्णय करने के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। एक शब्द और ध्यान रखेंगे, सक्रिय भागीदारी की बात हो या लोगों की भागीदारी की बात हो, जहाँ पर जिक्र होता है कम्युनिटी शब्द में, यानी समुदाय वाले जो शब्द है इसमें जिक्र होता है, तो नाम आता है पिंकस और मिनहम। पिंकस और मिनहम। समझ में आ रहा है बात? बताइए एक बार, बात क्लियर हो रही है राजीव जी? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं मूल्य, व्यक्ति की योग्यता और मान सम्मान की नैतिक सिद्धांत होता है। मतलब सोशल वर्कर
देखिए यह मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि 90% चांस है आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न यहाँ से बनाया जाएगा। और इस बार जो जून का पेपर होने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ, पेपर दे के आना और कहना फिर। और जितनी बार ये स्टेटमेंट बोला है मैंने कराया भी है, आप लोगों ने वही हुआ है आपके सामने, ठीक है। पहले भी बताया था कि इस बार फैक्ट आएगा, और यहाँ पर आपको बता दूँ इस बार एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आने वाले हैं जून में। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को सभी लोग। मूल्य व्यक्ति की योग्यता और मान सम्मान का जो नैतिक का सिद्धांत है, सोशल वर्कर व्यक्ति की योग्यता और मान सम्मान का आदर करता है, और सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक के सम्मान को और उसकी संस्कृति, उसकी जाति विभिन्नता के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करता है। साथ ही सेवार्थी की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास भी करता है, और सामाजिक कार्यकर्ता की दोहरी जवाबदेही भी होती है, और एक सेवार्थी के प्रति दूसरी समाज के प्रति सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विवाद को सुलझाता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल्य व्यक्ति की योग्यता और मान सम्मान जो नैतिक का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं आचार संहिता को लागू करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है कि मूल्य मानवीय संबंधों का महत्व एवं नैतिक सिद्धांत। देखिए जो मूल्य मानवीय संबंधों का महत्व है ये नैतिक सिद्धांत में, तो सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय संबंधों के महत्व को स्वीकार करता है, इम्पोर्टेंस को, मानवीय जो संबंध है उसको इम्पोर्टेंस देता है। सामाजिक जो है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात किस विद्वान ने कही है आपको मालूम है? जी सर, मैकाइवर एंड पेज। उस जब मैकाइवर एंड पेज की बात अगर हम यहाँ पे सोचें तो साफ शब्दों में मूल्य मानवीय संबंधों का जो महत्व नैतिक सिद्धांत बताता है, वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता सभी मानवीय संबंधों के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करता है या अनुमोदित करता है। तो समाज सेवक लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, किसका? समाज सेवक लोगों का, ठीक है, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें सहकर्मी के रूप में शामिल करते हैं, और सोशल वर्कर का उद्देश्य आपसी संबंधों को मजबूत करना होता है, जिससे समाज की तरक्की हो सके और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। ये प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पे मूल्य मानवीय संबंधों का महत्व नैतिक का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने कहा कि नैतिक सिद्धांत आता है, एक सेवा का गुण का सिद्धांत आता है, एक गुण सामाजिक न्याय का सिद्धांत होता है, और एक मूल्य व्यक्ति की योग्यता और मान सम्मान का सिद्धांत होता है, और अभी अभी आपने देखा मानवीय संबंधों के महत्व का भी एक सिद्धांत होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मूल्य, ईमानदारी व सच्चाई नैतिक का सिद्धांत एक होता है। अब समझिए इसके बारे में। देखिए समाज सेवक जो होते हैं, व्यवसायिक लक्ष्य जो है आपका, अच्छा समाज कार्य व्यवसायिक प्रक्रिया है, समाज कार्य को व्यवसाय कर दिया गया है, प्रोफेशनल कर दिया गया है 19वीं सदी में, इसलिए व्यवसायिक लक्ष्य बोल सकते हैं हम, व्यवसायिक महत्व बोल सकते हैं हम, व्यवसायिक नैतिक सिद्धांत बोल सकते हैं हम, व्यवसायिक नैतिक मानदंड भी बोल सकते हैं, और इनके प्रति हमेशा जागरूक रहता है। और ये कौन जागरूक रहता है? ये सोशल वर्कर जागरूक रहता है, सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक रहता है, और वह बेसिकली यही शब्द बताता है मूल्य, ईमानदारी और सच्चाई को, कि वह समाज के प्रति ईमानदार और जवाबदेह से कार्य करता है या नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। ऐसी जब बात होती है तो मूल्य, ईमानदारी और सच्चाई नैतिक सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आता है आपका मूल्य योग्यता का। देखिए समाज सेवक योग्य क्षेत्र में व्यवहार का और विकास करता है। समाज सेवक जो होता है योग्य क्षेत्र में क्या करता है? व्यवहार और विकास पर बल देता है, और समाज सेवक अपने व्यावसायिक अनुभव, ज्ञान तथा बुद्धि को बढ़ाने, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है, और अपने व्यावसायिक ज्ञान को लोगों में बांटने में रुचि रखता है। क्या रखता है? रुचि रखता है। तो उसको बोलते हैं मूल्य योग्यता का नैतिक सिद्धांत। और एक लास्ट पॉइंट है नैतिकता संबंधी मानदंड। नैतिक मानदंड को सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रासंगिक होता है, और वो होते कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ, उनके बारे में भी यहाँ भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं।
जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें एक सेवार्थी के प्रति, किसके प्रति? सेवार्थी के प्रति नैतिक जवाब देही। दूसरा आप कह सकते हैं सहकर्मी के प्रति नैतिक जवाबदेही। तीसरा आप कह सकते हैं व्यवसाय के प्रति नैतिक जवाबदेही। चौथा आप बोल सकते हैं व्यवसाय हो गया। व्यवसाय के साथ साथ अगर हम बात करें तो व्यवसाय एक प्रकार का उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ किसी चीज़ को या किसी टास्क या क्रियाविधि को बात होती है। और जब व्यवसायिक की बात करते हैं तो हम टेक्निक या विधि या मेथड वगैरह की बात करते हैं। तो व्यावसायिक शब्द भी आप नोट रखिएगा, व्यवसाय और व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय और व्यावसायिक के प्रति नैतिक जवाबदेही, ठीक है। और समाज कार्य व्यवसाय के प्रति जो नैतिक जवाबदेही और समाज के प्रति जो नैतिक जवाबदेही होती है वो प्रक्रिया नैतिकता संबंधी मानदंड को बताती है। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका यहाँ पे भी सिद्धांत यहाँ पे फिनिश हो गए। अब देखिए, समाज कार्य शिक्षक की बात अगर हम करें, सोशल वर्क में अगर हम समाज कार्य शिक्षक की बात करते हैं, जहाँ पर फ्रेडरिक रीमर का नाम आता है, बड़ा ही फेमस विद्वान है ये सोशल वर्क में। और फ्रेडरिक रीमर ने जिस नैतिक निर्णायक क्षमता प्रारूप के बारे में बताया उसका उल्लेख करना था हमें। तो मैं आपको बता दूं, कुछ इसने नैतिक मूल्यांकन किए हैं, कुछ इसने नैतिक का निर्धारण किया है, तो हम उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे सामने, नैतिक पहलुओं की पहचान करना। नैतिक पहलुओं की पहचान करने की जब बात होती है हमारे सामने, तो इसके अंतर्गत नैतिक पहलुओं की पहचान की जाती है और कई अन्य पहलुओं को भी हम शामिल करते हैं, जैसे समाज कार्य का महत्व हो गया, समाज कार्य का कर्तव्य हो गया, और आपस में विरोधाभास की जो स्थितियां बन रही हैं उनके बारे में भी, उनके पहलुओं को भी समझने की पहचान करता रहता है। इसलिए आपका ये पहला पॉइंट सही हो जाएगा। यह है फ्रेडरिक रीमर के अकॉर्डिंग बताया गया है नैतिक निर्णायक क्षमता, जो क्रम में दिया गया है, पहला पॉइंट ये आता है। नंबर 2 की बात करें तो व्यक्ति, समूह, संस्था की पहचानना या यहाँ पे पहचानना। तो व्यक्ति, समूह और संस्था की पहचानना का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत विशेष व्यक्ति हो, समूह हो, संस्था हो, उसको पहचाना जाता है और नैतिक निर्णय से ये प्रभावित होते हैं, नैतिक निर्णय से ये प्रभावित होते हैं। ऐसी बात फ्रेडरिक रीमर ने सोशल वर्क में बताया था, नैतिक निर्णय क्षमता के प्रारूप, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। फिर भागीदारी को लाभ और जोखिम के साथ को पहचानना, मतलब इसके अंतर्गत प्रत्येक भागीदारी को उसके लाभ तथा जोखिम को साथ पहचाना जाता है, ये भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत रखी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो विभिन्न कारणों की जांच करना। विभिन्न कारणों का मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष के कारणों की जांच की जाती है और निम्नलिखित में से अगर मैं आपसे करूं, जो भी प्रासंगिक क्रियाएं हैं उन चीज़ों का उसका विचार विमर्श तार्किक चीज़ों पर बात करता है, जहां कानूनी सिद्धांत की संहिता आ जाती है, नैतिक परिकल्पना आ जाता है, दिशा निर्देशन आ जाता है, समाज कार्य व्यवहार की परिकल्पना आ जाती है और सिद्धांत आ जाता है। व्यक्तिगत तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हम कह सकते हैं, व्यक्तिगत तरीके से धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्य को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो विभिन्न कारणों की जांच करना, रीजंस जानने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, उचित विशेषज्ञ के से संपर्क। मतलब इसके अंतर्गत जो सहकर्मी होते हैं उन सहकर्मी तथा उचित विशेषज्ञ से संपर्क करना, जैसे एजेंसी के कर्मचारी हो गए, पर्यवेक्षक हो गए जिसको सुपरवाइजर कहते हैं आप लोग, एजेंसी का प्रशासन हो गया, नैतिक शास्त्र हो गया। इनके जब निदान की प्रक्रिया आती हैं तो वो उचित विशेषज्ञ के संपर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आता है निर्णय लेने को लेकर, मतलब इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का दस्तावेज तैयार किया जाता है ना। क्या तैयार किया जाता है? दस्तावेज तैयार किया जाता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में। और फिर आता है मूल्यांकन और निर्णय का उल्लेख करना, मतलब यह नैतिक निर्णायक क्षमता का 7वां और अंतिम प्रारूप है और इसके अंतर्गत निर्देशन, मूल्यांकन और निर्णय का उल्लेख करने की जो प्रक्रिया होती है इसी में रखा गया है।
तो ये थे एक फ्रेडरिक रीमर जो शिक्षक थे, जिन्होंने नैतिक निर्णायक क्षमता के प्रारूप के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था। नैतिक पहलुओं के बारे में, व्यक्ति समूह संस्था के बारे में, भागीदारी को लाभ और जोखिम के साथ पहचानना, विभिन्न कारणों की जांच करना, उचित विशेषज्ञ के संपर्क में रहना, निर्णय लेना और मूल्यांकन और निर्णय के उल्लेख करना, ऐसे शब्दों के बारे में इन्होंने बताया था फ्रेडरिक रीमर ने। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ। चलिए, अब देखिए, आचार संहिता और समाज कार्य की कुछ अवधारणा पर आधारित है ये। देखिए, अगर आपसे प्रश्न आए कि समाज कार्य की जो आचार संहिता है उसका विकास किस प्रकार हुआ है ना, उसका विकास किस प्रकार हुआ है, तो आप लोग क्या बताना उचित समझेंगे? समाज कार्य में आचार संहिता का विकास किस प्रकार हुआ है, बताएं। एक बार अपने शब्दों से भी बता सकते हैं आप लोग, क्या हो सकता है? चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, समाज कार्य की आचार संहिता उस समय अस्तित्व में आई जब यूएसए ने समाज कार्य के महत्व मिलने लगा था। आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको नाम बताया था 1847 का, याद होगा, AMA। जरा एक बार बताएंगे AMA क्या है? जरा बताइए एक बार जी। हाँ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है, इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको थॉमस का भी नाम याद रखना है। और अमेरिका से आचार संहिता, हालांकि सबसे पहले अमेरिका में ही समाज कार्य आया था, फिर उसके बाद जो है आचार संहिता धीरे धीरे हर देशों में फैल गया। फिर उसके बाद भारत की बात आती है तो भारत में आया था कब? 1920 में, 1920 में। और ये भारत में लिया किससे था? इंग्लैंड से या अमेरिका से? अमेरिका से। बिल्कुल करेक्ट जवाब, अमेरिका से लिया था। कहाँ से लिया था? अमेरिका से लिया था। अब 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूएस में कुछ समस्याओं ने सबका ध्यान आकर्षित किया, और ये समस्याएं नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती थी। इन समस्याओं में प्रमुख थी जैसे गरीबी थी, बच्चों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार था, आपराधिक घटनाएं थी, आप्रवासियों की खराब हालत था, बच्चों के कार्य करने की दयनीय स्थितियां थी, इत्यादि जो है समस्याएं थी। और इन्हीं विभिन्न, अगर हम बात करें तो विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, और इनमें जो है डोरोथिया डेस्क एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब आप देख सकते हैं कि अगर पेपर में आए डोरोथिया डिक्स करके एक विद्वान का नाम, तो वो किनको रिलेट करेंगी? तो ध्यान रखिएगा, आचार संहिता में रिलेट करेंगी। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, आचार संहिता में सोशल वर्क में रिलेट कर रही थी। और इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की समस्याएं जो हैं हमारे आम जनता में ध्यान में आई, जैसे गरीबी या गरीब घरों या पागलखानों की अमानवीय दशाएं थी, इनके बारे में जिक्र हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दबे कुचले तथा शोषित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास आरंभ हुआ, और इसी प्रगतिशील युग के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर प्रगतिशील युग के बारे में बात करें तो भी ये अमेरिका की जिक्र होता है। और इसी समय में ऐसे परोपकारी और लोकोपकारी संगठनों की स्थापना हुई जो मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे, और इन परोपकारी संगठनों ने लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए। और इन परोपकारी संगठनों में जो लोग कार्य करते थे वे प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे, और ना ही उनकी समाज में कार्य में किसी प्रकार का अनुभव था। तो ये कर्मचारी अपने विश्वास और मान्यता के अनुसार ही कार्य करते थे, और इसी के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न भी हो गई थी। तो इन कार्यकर्ताओं की अनभिज्ञता और असंवेदनशीलता और उचित निर्णय न लेने की क्षमता के कारण परोपकारी संगठन उसमें काफ़ी परेशानी हुई। और इन संगठनों के लिए एक समस्या बन गई थी कि इस समस्या के समाधान के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण या शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक संस्थानों में या उससे मदद मांगे, और आरंभ हो गई यहीं से लोकोपकारी।
अब लोकोपकारी संगठन के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में कई प्रकार के उद्देश्य शामिल हुए, जिसमें समाज कार्य के लक्ष्य रखे गए, उद्देश्य को रखे गए। और उद्देश्य आदर का महत्व स्थापित करना, व्यक्ति योग्यता, स्वनिर्धारण योग्यता, स्वायत्तता और सामाजिक न्याय की रखा गया। और इसी उद्देश्य के संदर्भ में सन 1947 में आयोजित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक औपचारिक नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया। और इसी आचार संहिता ने समाज कार्य को एक दिशा दी। सन 1999 में, अभी भी मैंने आपको बताया है, प्रतिनिधि सभा में आचार संहिता को संबोधित किया गया और कई विद्वानों और लेखक ने समाज कार्य में निहित मूल्य और नैतिकता के संबंध में विवरण दिया। कुछ महत्वपूर्ण तत्व ये था कि समाज और समाज कार्य को एक महत्वपूर्ण उपयोगी विषय के रूप में अत्यधिक योगदान भी मिलने लगा। और इन्हीं तत्वों का कुछ मुख्य प्रमुख तत्व थे। सांस्कृतिक विभिन्नताएं थीं, समस्याओं के जटिलताएं और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा या बढ़ती प्रभाव के बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो ये शब्द हैं जो हमें देखने को मिलते हैं आचार संहिता के विकास के दौरान में। ठीक है, आचार संहिता के विकास के दौरान में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर मैं आगे बात करूं इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क कॉन्सेप्ट पर। जी सर। देखिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी पढ़ाया है, आप लोगों से पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क कॉन्सेप्ट में आप ये भी कह सकते हो कि समाज कार्य की अवधारणा या उसके परिचय को भी आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। समाज कार्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में अगर मैं समाज कार्य का एक नया व्यवसाय के रूप में मान लूँ तो ये उचित रहेगा। और क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में समाज कार्य जो है एक व्यवसाय के रूप में आ गया है और व्यवसाय के रूप में ही काम कर रहा है, व्यवसाय के रूप में ही वो काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात हम सबके लिए ये है कि समाज कार्य में धर्मार्थ दान हो, ऐच्छिक क्रिया हो, श्रम दान हो, सामाजिक आंदोलन हो, सामाजिक सुधार हो, सामाजिक ताना बाना हो, ऐसे शब्दों को अगर हम बात करें, सामाजिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कल्याण जैसे पहलुओं पर विश्लेषण करता है। ये ऐसे ही शब्दों का ये विश्लेषण करता है। ये तो समाज कार्य की परिभाषा क्या हो सकती है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए समाज कार्य की परिभाषा बताएं तो आप क्या बताना उचित समझेंगे? बताएं। मेरी आवाज क्लियर है? बताएं। जी सर, जी सर। चलिए एक बार बताइए, आप लोग अपने भी विचारों को रखें। अगर नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समाज कार्य के बारे में मैंने पढ़ा रखा है भाई। अब बताइए, परिभाषा नहीं आता तो बड़ी अच्छी बात नहीं है फिर ये। सर, समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों पर आधारित। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने एक शब्द बताया और ये बात सत्य है कि अगर हम सोशल वर्क की बात करते हैं समाज कार्य की, तो सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में यही आता है कि सोशल वर्क जो है एक सहायता मूलक कार्य होता है, एक सहायता मूलक कार्य है। ये बात हमें अच्छे से मालूम है। वहीं जब हम दूसरी बात करते हैं सोशल वर्क के बारे में, तो सोशल वर्क कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, निपुणता, मानव दर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति हो, समूह के सदस्य हो अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन और निदान करने के बाद परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि समस्याओं से छुटकारा पा सके, समाज क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सके, लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सके, अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सके और अपनी स्वयं सहायता वो कर सके। ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है सोशल वर्क, ऐसे शब्दों को, है ना। तो सोशल वर्क जो है एक कला है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। और ये बात आप जानते हैं कि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित है
और व्यावसायिक सेवा है। जो व्यक्ति की अकेले और समूह में सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष की एकाग्रता पर प्राप्त करने में सहायता करता है, वही क्या होता है, समाज कार्य होता है। समाज कार्य एक गत्यात्मक है, समाज कार्य एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। समाज कार्य एक नैतिक तर्कणा पर बल देता है, नैतिकता पर बल देता है। इस बात को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। अब देखिए, सोशल वर्क एक व्यावसायिक सेवा होने के नाते तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, जो धर्मार्थ दान है। अब ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन में पॉइंट को केवल समझते जाइए। धर्मार्थ दान, किसी निर्धन की सहायता करना एक समाज कार्य माना जाता है। किसी निर्धन की सहायता करना एक समाज कार्य माना जाता है। तो हम धर्मार्थ दान किसे कहेंगे, बिना लाभ की आशा किए किसी जरूरतमंद की मदद करना ही दान है, क्या ये परिभाषा सत्य रहेगी? जी सर। बिल्कुल। बिना लाभ की आशा किए किसी ज़रूरतमंद की मदद करना दान होता है, वो धर्मार्थ दान के अंतर्गत आता है। दान जो शब्द प्रचलित है वो ऋग्वेद काल में देखने को मिला जाता है या मिलता है। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, ऋग्वेद काल में हमें ये शब्द जो है देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में दान एक प्रकार का ऋण माना जाता है। हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, दान को ऋण माना जाता है हिंदू धर्म में, है ना। धर्मार्थ दान द्वारा या धर्मार्थ दान करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य माना जाता है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बताइए ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? अपने बारे में एक बार अपने शब्दों में बताइए, फिर मैं बताता हूँ क्या होती है। समाज कार्य एक ऐच्छिक क्रिया है। सकारात्मक क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसकी परिभाषा एक बार बताएं थोड़ा सा, क्या हो सकता है, कैसे ऐच्छिक कार्य हो सकता है समाज कार्य में? क्या है ऐच्छिक कार्य? जो स्वयं की इच्छा से सर कार्य किया जाता है, वही ऐच्छिक क्रिया। स्वयं की इच्छा से नहीं, सकारात्मक रिजल्ट आंसर नहीं रहा आपका। और कोई बताएं जरा। चलिए मैं बताता हूँ फिर। देखिए, ऐच्छिक कार्य जो है ये एक प्रकार से ऐच्छिक क्रिया को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए, शोषितों के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता मनुष्य को वंचित लोगों की सहायता करने की अपेक्षा करता है, और इसके अतिरिक्त लोगों के प्रेम, स्वावलंबन, आदर, पहचान, आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर बल देता है। स्वार्थ त्याग कर मानव की सेवा करना एक समर्पण है। अक्सर ये कार्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ना कि किसी प्रकार के लाभ के लिए। ऐच्छिक कार्य अपनी इच्छा से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, जो ऐच्छिक कार्य है यह एक वंचित और गरीब लोगों की सहायता एवं सेवा से है। ऐच्छिक कार्य का अगर हम बात करें जिक्र यहाँ पर, तो सभी संभव तरीकों से लोगों की सहायता करना और बिना स्वार्थ की सेवा करना, और लोगों की क्षमता की वास्तविक इच्छा मानवता की सेवा में अटूट विश्वास और कर्तव्यों को प्राथमिकता यह देता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम इसको ऐच्छिक कार्य कहते हैं। बस ध्यान रखेंगे, क्लियर। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, श्रमदान। जरा बताएंगे श्रमदान क्या है? बताइए आप लोग भी। फिजिकल रूप से किसी कार्य में किया हुआ दान श्रमदान कहलाता है। ओके, देखिए, श्रमदान को लोग जो है समाज कार्य मानते हैं। श्रमदान को ही लोग क्या मानते हैं, समाज कार्य मानते हैं, है ना। जो गलत है ना, जो कि गलत है। श्रमदान का तात्पर्य है ऐच्छिक परिश्रम से। किससे है? ऐच्छिक
परिश्रम से है इसका। श्रमदान सोशल वर्क का पार्ट नहीं है? क्यों नहीं है, सोशल वर्क का पार्ट है, लेकिन दान के अंतर्गत नहीं रखेंगे ना इसको। तो इसको तो मानव श्रम, ऐच्छिकता, सामूहिक प्रयास के लोकहित जैसे शब्दों को बढ़ावा देता है। प्राचीन काल में मानव ने न केवल वायु की विषमताओं का सामना किया, बल्कि अन्य खतरों से जो है अपने आप को बचाया भी। तो समाज में लोग मिलजुल कर कार्य करते थे। सभी कार्यों में ऐच्छिक कार्य आवश्यक था। समाज का यह जो है चलन तब तक चलता रहा जब तक राज्य ने सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले ली। तो अगर हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें, जिसको NSS कहते हैं, या NCC की बात करें, राष्ट्रीय छात्र सेवा कोर की, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर इत्यादि नौजवानों को शिक्षित लोगों ने योगदान की आवश्यकता है। मतलब लोगों में जो नौजवान शिक्षित लोग हैं, उनके योगदान में इनकी एक अहम भूमिका है ना, उनके योगदान में एक अहम भूमिका है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक शब्द आता है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन में अक्सर एकरूपता का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? एकरूपता का। और ये बात आपको पता होना चाहिए। और सामाजिक आंदोलन का संबंध सामूहिक कार्यों से है। किससे है इसका काम? सामूहिक कार्यों से है ना। सामाजिक आंदोलन संस्थागत नहीं होता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास बताया जो परिवर्तन लाता है। जो सामाजिक आंदोलन में संगठनात्मक तत्वों का अभाव होता है और यह अनौपचारिक होता है। तत्व नहीं पाए जाते इसमें, और ये अनौपचारिक होता है, ना कि औपचारिक होता है। इस बात को ध्यान रखिए, अनौपचारिक होता है ये। ठीक है, सामाजिक आंदोलन में तो सामाजिक आंदोलन के जो कारण है वो एक बहुउद्देशीय हो सकते हैं। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल श्रम इत्यादि कई हो सकते हैं कारण इसके, है ना। जैसे अपराधियों द्वारा सताना, धार्मिक वर्ग द्वारा दबाव बनाना, सामान्य तौर पर एक धार्मिक समूह द्वारा दूसरे समूह की आलोचना करना, ये सब कहाँ पार्ट आता है? सामाजिक आंदोलन में तो आता है ना। आगे बात करते हैं सामाजिक सुधार के बारे में। ये वो शब्द हैं जो UGC नेट में सुमलित करने वाले प्रश्न आते हैं। उसकी परिभाषा बताइए, उससे इससे मैच कर लीजिए। जब आपको ये पता रहेगा तभी आप सम्मिलित कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे UGC नेट और MP सेट में। हर समाज में सांस्कृतिक अगर हम बात करें तो पतन होता है। हर समाज में सांस्कृतिक का पतन होता है जब समाज के लोग अपने रीति रिवाज, परंपरा को नकारने लगते हैं, तब, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास और कार्य या कोई भी कार्य प्रणाली जो विकसित नहीं हो पाती। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था की बात कर लूँ, इन बुराइयों के कारण सामाजिक सुधार जो है आरंभ हुआ। और ऐसे कंडीशन पे ही सामाजिक सुधार का जब मीनिंग बताया गया तो वो कहा गया कि सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। क्या कहेंगे हम लोग? सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए? सामाजिक, बोलिए तो सही। सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, क्या बात है। आगे बात करते हैं। हमारे सामने एक और शब्द आता है सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा क्या हो सकता है? जहां स्वेच्छा से, इच्छा से किया जाता है। प्रत्येक सभ्य समाज में लोगों के लिए शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य आदि के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो सामाजिक सेवा से मतलब है कि पिछड़े वर्गों को जागृत कर देना, उपेक्षित वर्गों को जागृत कर देना और उसकी प्रतिभा को बढ़ा देना ही सामाजिक सेवा होती है।
सामाजिक सेवा होती है, और सामाजिक सेवा जो है सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, वो कल्याणार्थ प्रदान करने की बात करता है ये, है ना, इनकी जिक्र करता है ये, तो वो सामाजिक सेवा का पार्ट बनता है। इच्छा अनुसार जो होता है, जो क्रिया इच्छा अनुसार होती है ना, वो सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में शायद बताया भी है एक बार, मुझे याद आ रहा है ना। सामाजिक सेवा और समाज कार्य के अंतर में एक शब्द आता है सामाजिक रक्षा। सामाजिक रक्षा क्या हो सकता है, बताएं। सामाजिक रक्षा क्या हो सकता है? यह माना जाता है कि सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। सामाजिक परिस्थितियों में ही व्यक्ति जो होता है वो अपराधी। तो अब जो है क्लास हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप देखिए सामाजिक रक्षा है, सामाजिक सुरक्षा शब्द है, सामाजिक कल्याण है, और सामाजिक न्याय है, सामाजिक नीति है, समाज कार्य है, सामाजिक क्रिया है। बस उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर ये सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के साथ। इसमें एक शब्द था सामाजिक ताना बाना, नहीं था क्या? इसमें नहीं लिखा गया है ना सामाजिक ताना बाना? इसमें नहीं लिखा है आप लोग सामाजिक ताना। चलो अभी इसके बारे में जो है नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो है जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये हमारे लिए आज, सोशल वर्क का, ठीक है। यूजीसी नेट में और एमपी सेट में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो बची चीज़ें हैं उसको जो मैं आने वाले टाइम में करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। शाम की आपकी एक क्लास होगी जी, शाम की एक क्लास होगी 6:30 पर। आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों का जो है जो बचा हुआ यूनिट नंबर 1 है आज वो कवर हो जाए पूरा का पूरा टोटली, ठीक है। यूनिट 1 आज आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है।